क्लास 7th लेसन 5th पार्ट 2। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ा था कि अपन अगर अम्ल और क्षारक लेते हैं तो उनकी पहचान करने के लिए हम किस प्रकार से प्राकृतिक सूचकों का उपयोग करते हैं। अब इसी की कड़ी में अपन सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। पिछले में अपन ने हल्दी का उपयोग किया था, अब हम देखेंगे कि गुड़हल के पुष्प का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, गुड़हल के पुष्प लेंगे, उसकी कुछ पंखुड़ियाँ लेकर हम क्या करेंगे, उसे बीकर में रखेंगे और उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाएंगे और उस गर्म पानी, ठंडा नहीं, गर्म पानी, या उस पानी को डाल के हम थोड़ा गर्म कर देंगे। जब थोड़ी देर गर्म होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, कुछ समय के लिए ऐसा ही रहने देंगे। तो आप देखोगे उस पानी के अंदर उस पत्तियों का रंग आ जाएगा और वो जो प्लेन पानी था वो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। अब इस रंगीन पानी को हम क्या करेंगे, छान के अलग ले लेंगे और इस रंगीन जल को हम सूचक के रूप में उपयोग करेंगे। इस सूचक की 5-5 बूंदें हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के विलयन में, आम्ल क्षार के जो विलयन हैं उनके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि उनमें किस प्रकार से रंग परिवर्तन होता है। तो जैसे कि अगर अपन शैम्पू लेते हैं, शैम्पू हमें अभी ये नहीं ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ का ले रहे हैं, हमें उनका आरंभिक रंग और अंतिम रंग के बारे में पता रखना है। जैसे आपने शैम्पू लिया, नींबू का रस लिया, सोडा लिया, इन सब का जो रंग है, आरंभिक रंग है, वो लिखना है। जैसे शैम्पू, आपने जो भी शैम्पू लेते हैं उसका रंग, जैसे वाइट कलर का शैम्पू है तो उसका आपने कलर लिख दिया, वाइट कलर का शैम्पू है। नींबू का रस आपको पता है वाइट ट्रांसपेरेंट सा होता है। सोडा जल, वो भी आपका कैसा होता है, पानी जैसा उसका रंग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एक तरह से जो आपका सोडा है उसका इसी तरह का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आप सॉल्यूशन लेंगे, लैब के अंदर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सिरका, आपको विनेगर लेना है। शक्कर का विलयन, थोड़ी सी चीनी को आप पानी के अंदर घोल के रखेंगे, और नमक का विलयन। इन सब का कलर आप जो फर्स्ट में आप ले रहे हैं वो कलर्स अपन इस सारणी के अंदर भरेंगे। अब जो आपके पास अपन ने अभी यहाँ पे गुड़हल के पुष्प का सूचक बनाए हैं उसकी 4-5 बूंद हम हर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते जाएंगे और बदलने वाले रंग को देखेंगे। आप देखोगे कि जो जो सॉल्यूशन हैं, अपन ने जो सॉल्यूशन लिए हैं उसमें जो अम्लीय विलयन होगा उसका रंग गहरा गुलाबी हो जाएगा और जो क्षारकीय विलयन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हरे रंग में चेंज हो जाएगा। जैसे शैम्पू है, हमें पता है शैम्पू कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं, तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, हरे रंग में। नींबू का रस, आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नींबू क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरे गुलाबी रंग के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से सोडा जल हमें पता है क्या है, क्षार है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हरे रंग के अंदर। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो भी क्या है, क्षार है, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा। सिरका है तो सिरका भी उसका रंग कैसा हो जाएगा, आपके हरे रंग का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस को लेके देखेंगे तो हमें जो रंग परिवर्तन होगा वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रहा है कि इसमें सूचक का रंग है, जो आपने गुड़हल का पुष्प लिया था उसका जो सूचक बना था उसका कलर इस तरह से है, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लिखा हुआ है इस तरह से आपका सूचक का रंग बनेगा। जैसे ऑरेंज सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट ट्यूब के जो ऊपर अम्ल लिखा हुआ है वो थोड़ा गलत है, उसको ध्यान नहीं देना है। जब हम किसी भी अम्ल के अंदर डालेंगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, गहरे गुलाबी रंग के अंदर चेंज हो जाएगा, और अगर क्षारकीय विलयन है तो वो इस तरह से हरे रंग के अंदर चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, आपको इस तरह से वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि अलग अलग चीज़ों के कारण, अलग अलग अम्ल और क्षारक के कारण उनका रंग परिवर्तन अलग होता है। अम्ल, क्षारक और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन हम देख सकते हैं। आपने जो मैंने कुछ बताया उसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं जिनके अंदर आप रंग परिवर्तन को देख सकते हैं। आपको लगे कि ये अम्ल है या क्षार, अगर आपको पता करना है बिना टेस्ट किए, बिना छुए, तो हम इस प्रकार के सूचक का प्रयोग करके अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उदासीनीकरण क्या है। अगर कोई चीज़ अम्ल नहीं हो, क्षार नहीं हो, तो वो क्या होगी, या जो हमने सूचक डाला तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, उदासीनीकरण। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अपन ने देखा कि हल्दी
पीले रंग को क्या कर देती है, उसके ऊपर अगर अपन साबुन या क्षार लगाते हैं तो वो लाल रंग के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से अपन ने गुड़हल वाला भी देखा कि वो हरे कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक नए सूचक के बारे में पता चलेंगे अभी, जिसको अपन फिनोफ्थैलीन के नाम से उपयोग में लेते हैं, फिनोफ्थैलीन के नाम से जानते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है, फिनोफ्थैलीन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग हमको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें एक बूंद डालते ही कलर चेंज हो जाएगा। तो वो किस प्रकार से होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसको 1/4 भाग हम क्या भर देंगे, तनु HCl अम्ल यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके अंदर भर देंगे और उसका जो रंग है उसको हम नोट कर लेंगे कि वो कौन से कलर का है। आपको ट्रांसपेरेंट कलर का दिखाई दे रहा है, लाइट लेमन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि तनु है तो वो आपको ट्रांसपेरेंट वाइट भी दिखाई दे सकता है, लाइट लेमन कलर का भी आपको दिखाई दे सकता है, तो हमको वो नोट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनोफ्थैलीन विलयन का रंग भी आप नोट कर लेंगे। तो फिनोफ्थैलीन जो विलयन होता है वो लाइट पर्पलिश कलर का सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, तो वो कलर भी आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फिनोफ्थैलीन की 2-3 बूंदें क्या करेंगे, हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर डालेंगे और फिर उसे आप धीरे धीरे हिलाएंगे। आपने उस ट्रांसपेरेंट लाइट लेमन कलर वाले के अंदर पर्पल कलर की बूंदें डाली, तो आप देखोगे जैसे ही आप उसको हिलाएंगे तो देखेंगे कि जो वो अम्ल का कलर था वो गायब हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी परख नली के अंदर हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की 1 बूंद डालेंगे और फिर परख नली को धीरे से हिलाएंगे। क्या कोई परिवर्तन होता है, आपको ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद हम इस को धीरे धीरे हिलाते हुए एक एक बूंद करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन उसके अंदर डालते रहेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके पास परख नली रंगहीन थी उसके अंदर हल्का गुलाबी रंग आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आपने देखा कि परख नली का कलर कैसा चेंज हो गया, हल्के गुलाबी रंग का। अब जब कलर चेंज हो गया उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना रोक देंगे। अब इसके अंदर हम वापस क्या डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की वापस 1 बूंद डालेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही आप HCl की 1 बूंद डालते हैं वापस कलर क्या हो जाता है, उस विलयन का जो पिंक कलर हुआ था वो गायब हो जाएगा और वो सॉल्यूशन वापस कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस उसके अंदर क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालेंगे यानी NaOH की फिर बूंद डालेंगे। तो आप देखेंगे उसके अंदर विलयन का रंग क्या हो गया, वापस गुलाबी रंग का हो गया। इससे हमको क्या पता चला कि जो विलयन है वो वापस क्या हो गया, क्षारकीय हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, जो फिनोफ्थैलीन है अगर क्षारकीय विलयन हमारे पास होगा तो क्या हो जाएगा, विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। जब क्योंकि हमको पता है ना NaOH क्या है, क्षारक है, तो जैसे ही हम क्षारक मिलाते हैं तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। जैसे ही हम अम्ल डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलर दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब किसी अम्लीय विलयन के अंदर हम क्षारकीय विलयन यानी क्षार को मिलाते हैं तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। ना तो उसमें अम्ल का प्रभाव रहेगा और ना ही उसके अंदर क्या रहेगा, क्षारक का प्रभाव रहेगा। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को हम उचित मात्रा के अंदर मिलाते हैं तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो इसी के साथ साथ जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रयोग किया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस परख नली को हल्का सा बाहर से छू के देखेंगे। जब आप छुएंगे तो आपको कैसा लगेगा, परख नली आपको थोड़ी गर्म महसूस होगी, क्योंकि उदासीनीकरण की जब अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर हमेशा ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी निर्मुक्त होती है। और चूँकि ऊष्मा बाहर निकलती है इसलिए जो भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, जो अभिक्रिया मिश्रण लेते हैं, वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, उस मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ जो उदासीनीकरण ये अभिक्रिया हुई, इसके अंदर क्या हुआ, एक नया पदार्थ निर्मित हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और लवण कैसे होते हैं, लवण अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारकीय भी हो सकते हैं और उदासीन प्रकृति के भी
हो सकते हैं। इसलिए अब हम उदासीनीकरण की परिभाषा किस हिसाब से दे सकते हैं कि जब किसी भी अम्ल या क्षारक के बीच हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया में हमेशा ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है तथा लवण और जल मुक्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे कि अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बन गया? लवण और जल, तथा साथ में ऊष्मा निकलेगी। और जो अभी अपने प्रयोग किया था उस प्रयोग को अगर हमें अभिक्रिया के रूप में लिखना होगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एरो सोडियम क्लोराइड प्लस जल, यानी कि HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा यानी कि हीट। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है, कॉमन सी चीज़ है कि अम्ल वर्षा। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के नाम को सुना है? तो अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के प्रभाव से उत्पन्न एक प्रभाव है। ये किस प्रकार से होती है? अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो क्या होगा? अम्ल वर्षा यानी अम्ल पानी के साथ बारिश के रूप में आएगा तो वो क्या कहलाएगी? अम्ल वर्षा। लेकिन अम्ल वायुमंडल के अंदर कहाँ से आता है? तो हमें पता है कि वायु प्रदूषण के दौरान वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें कहाँ पहुँच जाती है? वायुमंडल के अंदर पहुँच जाती हैं, जो कि वर्षा के जल में घुलकर मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इत्यादि बनाती हैं। और यह जल वर्षा के जल के साथ कहाँ आता है? पृथ्वी के ऊपर आता है, जिसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। और इस अम्ल वर्षा से भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचती है। जल, नदी नालों के अंदर रहने वाले जीव जंतु नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। और जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वो नष्ट खराब होने लगती है, जैसे कि ताजमहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो अम्ल वर्षा के कारण वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम जो उदासीनीकरण हमने देखे, उन उदासीनीकरण के दैनिक जीवन के अंदर हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला आता है अपाचन। हमें पता है कि हमारे आमाशय के अंदर क्या होता है? HCl अम्ल पाया जाता है और यह HCl क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। लेकिन यदि किसी कारणवश अगर आमाशय में अम्ल आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो हमें क्या होने लगता है? अपाचन होने लगता है। और इस अपाचन से हमें गैस, जलन इत्यादि होने लगती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? दूधिया मैग्नीशियम या कोई भी प्रति अम्ल लेते हैं, एंटी एसिड लेते हैं, जिसका जैसे कॉमन सा नाम आप क्या लेते हो? इनो लेते हो, जिसको अपन साइंस की भाषा में क्या बोल सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जो कि अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जिससे हमारे पेट में होने वाली जलन और खट्टी डकारें इत्यादि का इलाज हो जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा चींटी का डंक या मधुमक्खी इत्यादि का डंक। तो उसमें क्या होता है? आपको पता है, जैसे ही चींटी काटती है या मधुमक्खी इत्यादि काटती है तो आपको बहुत तेज़ी से क्या होती है? जलन होती है, क्योंकि जब चींटी हमको काटती है तो क्या हो जाता है? अम्लीय द्रव हमारे शरीर के अंदर डाल देती है। तो उस चीज़ को, उस डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो खाने का सोडा होता है, यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हल्के से पानी के अंदर, कुछ पानी की बूंदों के अंदर घोलकर वहाँ पर हमें लगा देना चाहिए, जिससे हमें तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत उस जलन से मुक्ति मिल जाएगी। इसकी जगह हम कैलेमाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जिंक कार्बोनेट होता है, जो भी क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। इस प्रकार से इसी के साथ साथ हम एक और दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं, जिसे जनरली किसान उपयोग में लेता है, जैसे कि मृदा उपचार। मृदा उपचार यानी मिट्टी का उपचार। आजकल आपको पता है कि किसान अत्यधिक रूप से क्या प्रयोग में लेता है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है, जिसके कारण जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। और हमें पता है कि अगर मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकी हो जाए तो वो पौधों के लिए, उसमें क्या होती है? वृद्धि अच्छी नहीं होती। ऐसी मिट्टी के अंदर पौधे अच्छे नहीं होते, फसल अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए किसान क्या करता है? यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसके अंदर बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड डालता है, या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है। यदि
जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा क्षारकीय हो जाती है, यानी उसके अंदर क्षारक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें वो क्या डालता है, जैव पदार्थ डालता है, यानी जैव कंपोस्ट खाद डालता है, क्योंकि जो कंपोस्ट खाद होती है वो मिट्टी के अंदर अम्ल छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। क्षारक के अंदर हम अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से अम्ल के अंदर क्षारक मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, उदासीन प्रकृति की हो जाएगी, और उदासीन मिट्टी के अंदर फसल बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार से जो कारखानों के अपशिष्ट होते हैं, हमें पता है कि जो कारखानों के अपशिष्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अम्लीय पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जिनके अंदर अम्लीय पदार्थ ज़्यादा हैं, अगर वो सीधे ही बिना उपचारित किए जलाशयों और नदियों में बहा देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो जल के अंदर नदी तालाबों के अंदर मछली और अन्य जीव जंतु रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अतः ऐसे कारखानों का जो अपशिष्ट होता है जिसके अंदर अम्लीय पदार्थ हैं, उन अपशिष्टों को जलाशयों और नदियों में डालने से पहले उनके अंदर क्षारकीय पदार्थों को मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है या कर देना चाहिए, ताकि नदी तालाबों के अंदर रहने वाले पादप और जंतु नष्ट नहीं हो सकें। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हम उदासीनीकरण को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।